ब्रेस्ट फीडिंग बहुत टफ होता है। लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान है, बेबी अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। माई एक्सपीरियंस भाई, जब बेबी फीड करता था ना तो मतलब निपल्स बिल्कुल सोर हो जाते थे, बहुत पेन होता था। या न्यू मदर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? मैं हर कपल्स को यही सजेशन दूंगी कि अगर आपकी वाइफ ने कंसीव किया है तो फिज़िकली और इमोशनली उनको ज़रूर दोनों तरह सपोर्ट दीजिए। कई लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारा वेट बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है कि जैसे डिलीवरी होती है तो फीमेल के सर के ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, उनको रूम से नहीं निकलने देते, हवा का वो रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट प्रेगनेंसी के बारे में है, प्रेगनेंसी से जुड़ी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में है, फैमिली और हस्बैंड कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपनी वाइफ्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डाइट क्या क्या लेनी चाहिए, क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए, और इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए हमने आज इन्वाइट किया है डॉक्टर कंचन को। सो वेलकम डॉक्टर कंचन। थैंक यू सुहानी। तो आज हम आपसे बात करेंगे प्रेगनेंसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि वुमेन क्या क्या प्रेगनेंसी के दौरान फेस करती है, उन 9 महीने के दौरान वुमेन क्या क्या चेंजेस अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करती हैं, और आज आप हमें बताएं कि वुमेन को क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं इन 9 महीनों के दौरान। तो हम प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रहे हैं सुहानी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखा जाए तो जो फीमेल्स होती हैं वो फिज़िकल और इमोशनल बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को वो फेस करती हैं, क्योंकि उनके बॉडी में बदलाव आता है। जैसे ही यूट्रस यानी कि गर्भाशय का साइज़ बढ़ता जाता है तो उनका जो पाचन तंत्र होता है उस पर दबाव पड़ता है, तो वो कब्ज से रिलेटेड समस्या का सामना करती हैं। अर्ली मॉर्निंग आपने खुद नोट देखा होगा, चाहे आपके फैमिली में ही कोई जिन्होंने कंसीव किया होगा, अर्ली मॉर्निंग में उनको नोज़िया फील होती है, ये जैसी समस्या का वो सामना करती हैं। वॉमिटिंग, जैसे ही कुछ खाया वॉमिटिंग, इवन कि अगर वो किचन में खाना बनाने जा रही हैं तो कोई भी स्मेल हो, चाहे वो रोटी की स्मेल हो, चाहे वो सब्जी बना रही हैं उसकी स्मेल हो, तो उसकी स्मेल भी क्या करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को बॉदर करती है, तो उनको नोज़िया होना, वॉमिटिंग होना, ये सारी समस्याओं को वो फेस करती हैं। इसके अलावा हम और भी समस्या पे अगर बात कर रहे हैं तो जैसे कि चिड़चिड़ाहट हो जाना, मूड स्विंग्स होना, ये आजकल हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। मैंने अपनी भी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा मेरे भी मूड स्विंग्स होते थे। मेरा जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर था तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती थी, काम पे फोकस नहीं कर पाती थी, मतलब समझ जाओ कि मैं अलग अलग बहुत सारे इमोशंस जो होते थे वो जनरेट होते थे। अब इसके पीछे का भी बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, स्पेशली जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है, इनमें परिवर्तन आ जाता है, इनमें चेंजेस आने लगते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक मूड स्विंग्स होगा, कभी गुस्सा आएगा, कभी रोना आएगा, तो ऐसी समस्याएं हम फीमेल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं। इसके अलावा जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मिसकैरेज होना, ये जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर हम डॉक्टर्स पेशेंट्स को यही सलाह देते हैं कि आप अपना ध्यान रखिए, हैवी वेट ना उठाइए, जिससे एटलीस्ट मिसकैरेज का खतरा बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो ये पॉइंट जो है ये ध्यान रखने वाली बात है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका मिसकैरेज नहीं होना चाहिए। सेकंड, आप जेस्टेशनल डायबिटीज़ से भी सफ़र कर सकती हैं और हाइपरटेंशन से भी आप सफ़र कर सकती हैं। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपका बेबी भी हेल्दी नहीं होगा, और साथ ही साथ आपकी बॉडी भी क्या होगी, वो भी अनहेल्दी होगी। कहा गया है ना कि अच्छा खाना खाओगे तो ही बच्चा आपका हेल्दी होता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जो इन पूरे 9 महीने में फीमेल्स जो उसको फेस करती हैं। तो पहला हम ऐसे स्टार्ट करते हैं कि फीमेल के लिए ओव्यूलेशन पीरियड क्या होता है, और डिले जब होता है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो क्या हमारे लिए एक राइट टाइम है कि हाँ इस टाइम पे हमको प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए, या हमको कंसीव करने के बारे में सोचना चाहिए जिससे ज़्यादा लेट ना हो जाए, जैसे कि आजकल का माहौल चेंज हो रहा है उस हिसाब से कैसे कि हमको स्टार्ट करना चाहिए कि हाँ अब हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचना चाहिए हमें? देखिए, अगर कोई भी लेडी कंसीव करना चाह रही है तो उसको पता होना चाहिए कि आखिर उसका ओवुलेशन साइकिल कब है। तो जो मानसिक चक्र होता है, हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, वो पूरे 28 दिन का होता है, ठीक है। पीरियड्स ख़त्म होने के 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक कंसीव करना बेस्ट होता है वो, यानी कि आप 12वें दिन मान काउंट कर लीजिए, 13 डेज़ काउंट कर लीजिए एंड 14 डेज़, ये 3 जो हमारे डेज़ होते हैं, इनमें बहुत अच्छा चांसेस होता है कि आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं।
जैसे कि अभी आपने बोला, मैं एक क्वेश्चन पुटअप किया मुझसे कि पीरियड्स किसी किसी के लेट आते हैं। तो पीरियड्स लेट आने के भी बहुत सारे कारण हैं। आप पीसीओडी भी हो सकता है, पीसीओएस भी हो सकता है, या आपने फास्ट फूड इतना ज़्यादा ले रहे हैं, आपका डेली रूटीन हो गया है बाहर का खाना, बाहर की चीज़ें, स्पेशली आप ड्रिंक ले रहे हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इस पे भी आपके ओवल्यूशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आजकल जैसे मतलब आजकल का जैसे सराउंडिंग्स हो गई है हमारे, कि आजकल ड्रिंकिंग का बहुत ज़्यादा ज़माना आ चुका है, और आजकल स्मोकिंग का आ चुका है। फीमेल्स आजकल करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं, मतलब करियर की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि मतलब करियर की तरफ फोकस होना एक अच्छी बात है? फीमेल को मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि हाँ, करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, बट फैमिली को बढ़ाने के लिए ये चीज़ें क्या हमको सही से रखनी चाहिए, या हमको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर हमें अपनी फैमिली आगे बढ़ानी है तो नो डाउट फीमेल्स को अपनी करियर पे भी फोकस करना चाहिए, लेकिन एक पीक पॉइंट होता है कि आपकी एज अगर इससे आगे बढ़ गई तो आपको कंसीव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो पीक पॉइंट होता है किसी भी फीमेल को कंसीव करने का, जो एज होता है, जो गोल्डन पीरियड्स माना जाता है, वो होता है 20 एज से लेके 30 एज तक, जिसमें आपको कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका जो बेबी होगा वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी होगी। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी आपको ये लगेगा कि चलो अभी मैं अपना करियर बना लेती हूँ। करियर बनाइए, नो डाउट, लेकिन साथ साथ में आप एटलीस्ट अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा हो कि आपने करियर बनाया, ठीक है, आपने 35, 36 और 40 के करीब आके आप अपना करियर बना रहे हो और आप अपने कंसीव नहीं कर रहे हो, तो आगे क्या होगा? आपकी जो प्रेगनेंसी होगी वो डिले होती जाएगी, आपके ओवल्यूशन क्या होंगे वो भी धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो हमारे ओवल्यूशन का टाइम होता है, जो ओवल्यूशंस होते हैं वो भी धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। तो जो पीक पॉइंट है फीमेल्स का कंसीव करने का, जो एज होता है, गोल्डन पीरियड होता है, वो 20 to 30 ही होता है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे फीमेल अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं और हम फीमेल प्रेगनेंसी की तरफ जा चुके हैं, उसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस देखते हैं। हमारी सोसाइटी एक बहुत अलग तरीके से बिहेव करती है। तो आपको क्या लगता है फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान मूड स्विंग्स, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो फीमेल फेस करती है, तो उसमें फैमिली और हस्बैंड्स कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम हमारी वाइफ को ऐसे सपोर्ट करें तो उनके लिए बेनिफिशियल होगा, और बहुत चीज़ें हैं। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्स एंड डाउन तो होते रहते हैं, ठीक है, इमोशनल चेंजेस होते हैं, फिजिकल भी चेंजेस होते हैं, पेशेंट मेंटली भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है क्योंकि उसका वेट बढ़ रहा है, उसकी बॉडी क्या है पहले की तरह नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं कि फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो फैमिली को जाहिर सी बात है सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपके घर में एक नन्ही सी जान लेकर आ रही है। तो अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो मेंटली क्या होगी? डिस्टर्ब होगी। जहाँ मेंटली डिस्टर्बेंस आई वहाँ पे बेबी का जो हेल्थ है, बेबी का जो ब्रेन डेवलप होगा, वो वहाँ पे बेबी प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा। उसको डाउन सिंड्रोम भी हो सकता है, और क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर, जैसे कि बच्चा आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होती है, उसको होता है कि कोई उसे प्यार नहीं कर रहा है। तो ऐसी सारी डिजीज़ेस जो हैं वो बेबी में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। बाय बर्थ ही होता है, फिर बाद में मदर्स को पता लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा क्यों इतना चिड़चिड़ाहट हो रहा है, क्यों बार बार लड़ रहा है, क्यों हर चीज़ों को वो तोड़ फोड़ रहा है। माँ के उससे जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर माँ खुश है तो बेबी भी आपका खुश रहेगा। इन फ्यूचर उसको कोई भी बीमारियां नहीं होंगी। अब नेक्स्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, ये मेल्स में भी आजकल पाई जाती है, फीमेल्स में भी पाई जाती है। अगर कोई वुमेन एंजाइटी, डिप्रेशन इन सब से ग्रस्त है या इन सब को फेस कर रही है, तो मतलब क्या क्या उस चीज़ के लिए हमको करना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी में वो चीज़ इफ़ेक्ट ना करे, आपकी प्रेगनेंसी वो स्मूथली निकले, डिप्रेशन से आप कैसे निकलें बाहर, उसके लिए आप क्या ऑडियंस को बताना चाहिए? देखिए, अगर कोई भी लेडी कंसीव करने से पहले बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है,
या उसका मेंटल स्टेटस जो है वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है, तो उस कंडीशन में मैं उन ज़रूर फीमेल्स को कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहली बात तो आप योगा करना स्टार्ट कीजिए, आप मेडिटेशन लेना स्टार्ट कीजिए। जहाँ आप योगा करना स्टार्ट करेंगे वहीं पे आपके हार्मोन्स में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका जो डोपामाइन है, ठीक है, जो हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, इमोशनली हमें इफ़ेक्ट करता है, तो वो क्या होगा, वो आपका बैलेंस में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही बैलेंस में आएगा आपका मेंटल स्टेटस क्या होगा, इम्प्रूव होगा, आप एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, किसी चीज़ को लेकर डिप्रेशन में हैं, तो वहाँ से भी आप वापस आ सकते हैं। दूसरा, आप अपने फैमिली से बात कीजिए कि आखिर आपको किस बात का स्ट्रेस है, किस बात का डिप्रेशन है। अगर आप फैमिली से नहीं आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो, अपने आप को खोल नहीं पा रहे हो, ओपन नहीं कर पा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आपका कोई ना कोई फ्रेंड तो होगा, चाहे वो मेल फ्रेंड हो, चाहे वो फीमेल फ्रेंड हो, उसके साथ थोड़ा घुलिए, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, उनको उनके साथ शेयर करिए। शेयर कीजिए, बिल्कुल। जहाँ आपने फीलिंग्स को शेयर करना बंद कर दिया, अंदर ही अंदर आपने अगर उसको रखा, तो डिजीज़ेस अपने आप डेवलप होती हैं। फीमेल्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये तुरंत इम्बैलेंस होंगे, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वो फीमेल्स में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मेरा एक नेक्स्ट सवाल ये होगा आपसे कि जैसे कि आपने ये देखा होगा कि कुछ फीमेल कंसीव करने से पहले ही डायबिटिक होती हैं, अस्थमा का इशू होता है, तो अगर आपको पहले ही ये सारे इश्यूज़ हैं, बीपी का इशू भी होता है, तो अगर आपको यही शुरू से इश्यूज़ हैं, मैंने ये भी सुना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये इश्यूज़ डेवलप होते हैं आपके अंदर, तो अगर ये अगर आपको ये इश्यूज़ हैं और अगर प्रेगनेंसी के बीच में इश्यूज़ हैं, तो उससे आप कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, अगर प्रेगनेंसी से पहले आपको अगर हाइपरटेंशन है, या आप डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, या आपको अस्थमा है, चाहे कोई भी डिजीज़ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आप इन चीज़ों को बैलेंस करिए, इनको मेंटेन करिए। जैसे पहले हम हाइपरटेंशन की ही बात कर लें, तो आप अपने बीपी को मैनेज कीजिए, प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपका बीपी कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में है तो डॉक्टर की गाइडलाइन से ही आप कंसीव करिएगा। ऐसा नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर है, आप मेडिसिन ले रहे हैं और आपने कंसीव कर लिया, तो इन फ्यूचर में क्या होगा कि आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका बीपी बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे आपके बेबी का ग्रोथ होता है, ठीक है, आपका जो गर्भाशय है वो भी बढ़ने लगता है, और बढ़ते जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, चाहे वो किडनी है, चाहे हमारा लीवर है, चाहे हमारा ब्लैडर ही क्यों ना हो, उस पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो किडनी है, किडनी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। किडनी क्या है, वो हमारे ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। जब उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, ऑलरेडी आप बीपी के पेशेंट हैं या आप शुगर के पेशेंट हैं, तो उससे इन फ्यूचर में आपकी बीपी भी बढ़ सकता है और आपको प्री इंक्लैम्सिया भी हो सकता है। सही का मतलब कि आपका बेबी अभी 7th मंथ हुआ या 3 मंथ का है, प्रॉपर तरीके से कुछ भी डेवलप नहीं हुआ है, 7 मंथ में अगर लंग्स भी डेवलप नहीं होते हैं, तो या तो प्रीमेच्योर डिलीवरी करानी पड़ती है। तो इस कंडीशन में एटलीस्ट आपको प्रॉपर मेडिकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ योगा करिए, मेडिटेशन कीजिए, और इसके अलावा आप अपनी जीवन शैली में बदलाव लाइए। आपने अभी स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पुटअप किया था कि स्मोकिंग, अल्कोहल, तो इन चीज़ों से आप दूर रहिए, क्योंकि आप फीमेल हैं, आपके हार्मोन्स, आपकी बॉडी मेल के अकॉर्डिंग काफ़ी चेंजेस हैं। अगर आप ऐसी हैबिट्स रखते हैं, आप अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं रखते हैं, आप गलत खाना खा रहे हैं, गलत चीज़ें ड्रिंक कर रहे हैं या स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर सारा चीज़ें हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफ़ेक्ट कर देगा। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको बीपी और शुगर की प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है कि अगर बीपी और शुगर की प्रॉब्लम आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए, तो क्या वो लाइफ लॉन्ग रहती है या फिर विद टाइम या विद प्रेगनेंसी वो ख़त्म हो जाती है प्रॉब्लम? देखिए, अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बीपी की प्रॉब्लम आ रही है या शुगर की प्रॉब्लम आ रही है, तो जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुगर की प्रॉब्लम होती है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोला जाता है। इसमें हम आपके शुगर को चेक करते हैं, अगर शुगर बहुत ज़्यादा है, 200 के करीब है, तो वो बेबी को भी इफ़ेक्ट कर देता है। तो उस कंडीशन में हम इंसुलिन देते हैं पेशेंट्स को कि आप इंसुलिन लीजिए खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद, एटलीस्ट इंसुलिन लीजिए, जिससे आपका जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ रही है वो बच्चे को इफ़ेक्ट ना करे। नहीं तो बच्चे में भी शुगर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिल्कुल बढ़ जाते हैं। अगर आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए, योगा,
अगर आप योगा करेंगे तो बहुत से बड़ी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो शुगर है। तो आप योगा अपनाइए अपने लाइफ में। अगर आप कंसीव करके हैं और आपको बीपी भी है, आपको शुगर भी है, कोई भी डिजीज़ हो, थायराइड भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स को हो जाता है। ये तो नॉर्मल है। मुझे भी थायराइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हुआ था, लेकिन नहीं, अब वो नॉर्मल है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगा मेडिटेशन करना हर मैं प्रेग्नेंट मदर को तो मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप योगा कर रहे हैं, प्रॉपर पौष्टिक आहार ले रहे हैं, अपने जीवन शैली में बदलाव ला रहे हैं, प्रॉपर नींद ले रहे हैं, और अगर आप अच्छे तरीके से पानी का सेवन कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ले रहे हैं, तो इससे आपकी जो कंसीव आपने किया है, आपकी प्रेगनेंसी पूरे 9 मंथ हेल्दी रहेंगे। आजकल जैसे बोलते हैं कि है ना, फीमेल को आइडल नहीं बैठना चाहिए, और जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि 3 मंथ्स तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर ऐड करता है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान। तो किस दौरान हमको और क्या क्या एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए, या क्या क्या फॉलो करना चाहिए? वॉकिंग करनी चाहिए, जॉगिंग करनी चाहिए? बहुत सारी वुमेन को ये कन्फ्यूजन रहता है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की लाइट भी रहे और बॉडी एक्टिव भी रहे? देखिए, जो पहला फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें हर फीमेल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जिन भी फीमेल्स का प्लेसेंटा एंटीरियर पोजीशन में होता है तो उसमें थोड़ा सा चांसेस होता है मिसकैरेज होने का। अगर आप वर्किंग वूमन हैं तो आप आराम से जाइए, पर ये देखिए कि एटलीस्ट आपको जर्क नहीं लगना चाहिए। आप अपने पर्सनल गाड़ी से भी आप जा सकते हैं अपने ऑफिस। आप जो स्लीपर आप लोग हम लेडीज़ जो पहनते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए, एकदम हील्स नहीं होना चाहिए। कोशिश करना है कि आपको धक्का नहीं लगना चाहिए, आप आराम से काम पे जाइए। बाकी आपके डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अच्छे से सजेशन देंगे कि आखिर आपका जो प्लेसेंटा है वो किस साइड को है, पोस्टीरियर साइड है या एंटीरियर साइड है। अगर एंटीरियर साइड होता है तो थोड़ा सा चांसेस होते हैं मिसकैरेज होने का। फीमेल्स को क्या क्या डाइट लेनी चाहिए, यानी कि क्या क्या उनको खाना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो उनके लिए हेल्दी रहे, और क्या क्या उनको अवॉइड करना चाहिए कि भाई ये तो बिल्कुल मत खाओ, ये आपकी सेहत के लिए और आपके बेबी के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा है? तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो भी फीमेल कंसीव किए हुए हैं या कंसीव करना चाहती हैं, तो पहले मैं बात करूँगी उनकी जो कंसीव करना चाहती हैं, तो सबसे पहले वो फॉलिक एसिड लेना स्टार्ट कर दें। अगर उनकी प्लानिंग है नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद कंसीव करने की, तो फॉलिक एसिड ज़रूर स्टार्ट करिए, यानी कि फोलेट मतलब फॉलेट। हाँ, क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं फॉलिक एसिड? हाँ, फोलेट होता है जो हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में हमारी मदद करता है, हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता है, तो वो ज़रूर लेना चाहिए अगर आप कंसीव करना चाह रही हैं। तो अगर आपने कंसीव कर लिया है तो स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं, फोलेट देते हैं कि बेबी का जो ब्रेन है वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हो, उसको डाउन सिंड्रोम ना हो। प्लस आप आयरन की गोली ज़रूर लीजिए, जिससे आपका HB का लेवल कम ना हो, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल्स अनीमिया से भी सफ़र करती हैं, खून की मात्रा बहुत कम हो जाती है, फिर उनको खून चढ़वाना पड़ता है, क्योंकि इंजेक्शंस तो हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सीधे डायरेक्ट बेबी को इफ़ेक्ट करता है। आयरन के लिए आप चुकंदर का भी सेवन कर सकते हैं, आप गुड़ भी खा सकते हैं, उससे भी आयरन होता है, उसमें पोटेशियम भी होता है, आपका BP भी बैलेंस में रहेगा, बढ़ेगा नहीं ना ही घटेगा। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोशिश करिए कि आपका जो BP है वो थोड़ा सा डाउन ही रहे, यानी कि 110/70 ही रहे, क्योंकि अगर 120/80 है या 130/80 है तो ये धीरे धीरे आपका BP बढ़ सकता है। आप कैल्शियम लीजिए, कैल्शियम बेबी का जो बोन डेवलपमेंट है उसमें मदद करता है। आप विटामिन D लीजिए। प्रोटीन फीटल ग्रोथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आप प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन में आप चिकन भी ले सकते हैं, फ़िश भी ले सकते हैं, आप अंडे भी ले सकते हैं, आप दालें भी ले सकते हैं। आप मटन से थोड़ा सा दूरी बनाएं, क्योंकि मटन हर कोई ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। आपने मटन खाया और आपका ऑलरेडी बढ़ता हुआ जो गर्भाशय है वो पाचन तंत्र पे दबाव डाल रहा है, तो उससे आपको वॉमिट भी हो सकती है, आपको कब्ज़ की भी शिकायत हो सकती है। साथ ही साथ आप पानी की मात्रा इतना अच्छा रखिए कि पानी की कमी ना हो, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। बिल्कुल, अगर आप पानी की कमी रखते हैं तो आपके फीटस को क्या करेगा कि उसकी जो ग्रोथ है ना उसको वहीं पे रोक देगा, तो उसमें मिसकैरेज होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, इसके अलावा आप जूसेस ले सकते हैं, आप अनार का जूस लीजिए, आप मौसमी का जूस लीजिए, आप लेमन वाटर भी ले सकते हैं। ये सारी हेल्दी डाइट अगर आप ले रहे हैं तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी, बिल्कुल, और आपका बेबी भी हेल्दी होगा। और जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड करें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं आपको वही बताऊंगी सुहानी, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल मत लीजिए। जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक हैं, ठीक है, उसमें एक तो शुगर बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, केमिकल्स बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ जैसे कि जो रॉ एग है, कच्चा अंडा नहीं खाइए आप, कच्चे चिकन नहीं खाइए, कच्चा फ़िश नहीं खाइए, कच्चा वेजिटेबल्स नहीं खाइए। अगर आप इनका सेवन करते हैं वो तो सीधा इफ़ेक्ट आपके फिटस को ही करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन डिलीवरी में क्या फ़र्क है, और आप क्या मतलब बताएंगे कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ हमको ज़्यादा जाना चाहिए या फिर हमको सी सेक्शन की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए? तो नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन ये तो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है कि आखिर जो अंदर बेबी है, ठीक है, वो कैसा है, हेल्दी तो है, उसको ब्लड सप्लाई अच्छे से मिल रही है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो गर्दन में फोल्ड तो नहीं हुआ है। हम देखते हैं बच्चा हेल्दी है तो नॉर्मल हो सकता है, मदर अगर हेल्दी है तो भी नॉर्मल हो सकता है। हम पेन के लिए पेन रिड्यूस करते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी होती है। लेकिन अगर बच्चे को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही है, बच्चे का वेट सिर्फ 2 किलो है या 2.5 किलो है, तो उस कंडीशन में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। हमें मदर का हेल्थ भी देखना होता है, बेबी का भी हेल्थ देखना होता है। बट मैंने ये सुना है कि सी सेक्शन डिलीवरी होने के बाद मदर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि उनकी हेल्थ पे बहुत असर आता है, वो बहुत टाइम तक सफ़र करती रहती हैं सी सेक्शन डिलीवरी का। तो क्या ये ऐसा होता है या ठीक है कि नॉर्मल जैसे डिलीवरी होती है वैसा ही रहता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सी सेक्शन कराने के बाद जो फीमेल है उनकी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है। नहीं, डिलीवरी के बाद चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे वो सी सेक्शन ही क्यों ना हुआ हो, फीमेल को अपने शरीर का ख्याल रखना होता है। ये जो पूरे 40 दिन होते हैं ना, उनको गर्म पानी लेना होता है। अच्छा। गर्म पानी लेना होता है, प्रोटीन ज़्यादा लेना होता है, ऐसी डाइट लीजिए जिससे एटलीस्ट आपकी बॉडी जो है ना वो अंदर से हील हो, क्योंकि 7 लेयर कट होती है, उनको हील करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ठंडे ठंडे पानी से नहीं नहाना है। अगर आप ठंडे पानी हाँ, से जैसे मैंने ये देखा है कि जैसे ही डिलीवरी होती है तो फीमेल के सर के ऊपर कपड़ा लगा देते हैं, उनको रूम से नहीं निकलने देते, हवा का वो रहता है। ये सब मैंने मतलब मेरे बड़ों को देखा है ऐसे करते हुए। तो ये सब चीज़ें उनका प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता होगा कि हाँ, उनकी जो सराउंडिंग है वो प्रोटेक्टेड रहे, जिससे उनका बेबी भी सेफ़ रहे। जैसे कि मदर अगर सेफ़ रहेगी तो बेबी भी सेफ़ रहेगा। इसी के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। बिल्कुल सुहानी, देखिए बेबी फीड कर रहा है, ठीक है, अगर मदर को ठंड लगी तो बेबी को सीधे इफेक्ट करेगा, बेबी को निमोनिया भी हो सकता है। तो हम डॉक्टर्स सजेशन देते हैं कि आप अपने सर को ढक के रखिए, अपने कान को ढक के रखिए, क्योंकि उस समय आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो बिल्कुल डाउन होता है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हमें सर को ढक के रखना होता है। गर्म पानी पीजिए, एक तो आपका वेट जितना बढ़ा हुआ है वो जल्दी से रिड्यूस हो जाएगा, अंदर जो आपको टाँके लगे हैं वो जल्दी हीलिंग होगी। प्रोटीन लीजिए, आप घी खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जिससे कि आपकी बॉडी जो है ना वो अंदर से हेल्दी हो। हाँ, तो कंचन मैम मेरी एक फ्रेंड है जिसको ना पीसीओएस की प्रॉब्लम थी। तो जब वो कंसीव कर रही थी तो उसने काफ़ी सारे चैलेंजेस को फेस किया कि नहीं हो पा रहा, बहुत चीज़ें चेंज हुई, डॉक्टर के पास भी गए, कैसे क्या करें, फिर उसके ब्लीडिंग का भी इशू आ गया। उसके बाद भी वो बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही है कि कंसीव कर पाए, बट अभी तक भी कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाया। तो मैं उसको भी सजेशन देना चाहूँगी कि हाँ, कि कैसे कर सकते हो आप कंसीव अगर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, और अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको ओवरकम कैसे कर सकते तो अगर कोई भी फीमेल को पीसीओएस है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जहाँ पे सिंड्रोम आ गया, तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। डिजीज़ और सिंड्रोम में काफ़ी अंतर होता है। हम सिंड्रोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि हार्मोन्स इम्बैलेंस हुआ, प्लस आपका जो ओव्यूलेशन है वो भी इम्बैलेंस हो गया, तो उसमें कंसीव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर किसी फीमेल ने कंसीव कर भी लिया है तो उसका क्या होगा कि उसका मिसकैरेज हो जाता है। अगर पीसीओएस है तो इनफर्टिलिटी के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। तो ड्यूरिंग अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा हर पेशेंट को यही सजेशन देती हूँ कि आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाइए। आपका लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं ज़रूर बिगड़ा हुआ है। आप बहुत देर तक सो रहे हो, बहुत लेट में उठ रहे हो, आपका खान पीन बहुत गलत है, आप ऐसे स्मोकिंग कर रहे हो या आप अल्कोहल ले रहे हो या बहुत ज़्यादा आप फास्ट फूड का सेवन कर रहे हो। मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा फास्ट फूड हो चुका है, जैसे कि पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया। आजकल बिना इसके चाहे फीमेल हो चाहे वो मेल ही क्यों ना हो, इसके बगैर वो नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ आप अपनी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव लाइए। ऐसा आप खाना खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो,
जैसे कि बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एप्पल होता है, पीसीओएस के लिए रामबाण होता है ये। तो इससे अगर आप ये सजेस्ट करेंगे कि अगर आपने अपनी जीवन शैली को सुधार लिया तो ये सारी प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करेंगे और आपको ये चीज़ें जो सफ़र करना पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और जिससे आप खुद भी फील डिप्रेस ही करते हैं, एंड में आपको कुछ नहीं होता, आप खुद ही फील डिप्रेशन में जाएंगे। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी जीवन शैली को चेंज कर लेंगे तो ये चीज़ें आप फेस नहीं करेंगे। बिल्कुल सुहानी, अगर आप अपने जीवन शैली में बदलाव लाते हैं तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं। क्योंकि अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं या कोई भी फीमेल पीसीओएस से सफ़र करती है तो क्या उसको डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए ना, इंसुलिन। शायद मेरी फ्रेंड को डायबिटिक भी है वो। हाँ, तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल करिए कंसीव करने से पहले। क्योंकि अगर आप कंसीव कर रहे हो और आप अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, आपके बेबी पे इफेक्ट पड़ेगा। आपका बेबी जो है वो हेल्दी नहीं होगा, उसको इन फ्यूचर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पैंक्रियास से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बेबी का ब्रेन जो है, जो ज़रूरी होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बेबी का ब्रेन विकसित होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पीसीओएस से सफ़र कर रही हैं तो क्या होगा, बेबी पे ही सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो किसी भी फीमेल को पोस्टमार्टम डिलीवरी के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए? जैसे हमने देखा आजकल शुरू से ही बैग बनने शुरू हो जाते हैं कि हाँ हम हॉस्पिटल जाएंगे तो हम ये चीज़ें प्रिपेयर करके लेके जा सकते हैं। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी कि पोस्टमार्टम के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या फ़ीमेल को अपने लिए भी करनी चाहिए और बेबी के लिए भी करनी चाहिए? जैसे कि मैं मेरी नानी, दादी और मम्मी वगैरह सबके साथ रहती हूँ, तो उन लोगों ने मेरे को यही बताया कि भाई अगर आपको कंसीव करना है और अगर आप प्रेग्नेंट होते हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी पे ही जाना है, आपको सी सेक्शन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि उसके अलग कॉम्प्लिकेशंस हैं और बहुत चीज़ें हैं उसकी। तो आप क्या सजेस्ट करेंगी डॉक्टर कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको क्या क्या हम ले सकते हैं, क्या क्या हमको करना चाहिए कि हाँ एक वुमेन की नॉर्मल डिलीवरी हो और वो सक्सेसफुल रहे? तो अगर हम नॉर्मल डिलीवरी कराना चाह रहे हैं किसी भी पेशेंट का, या कोई भी जो भी फीमेल कंसीव की हुई हैं वो चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी वो नॉर्मल हो, बिल्कुल स्मूथ हो, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक तो आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए, प्लस आपको सारा टाइम पूरे 9 महीने सोना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, बैठे नहीं रहना है, आपको काम करना है। आप घर का भी काम कर सकते हैं, आप अपने ऑफिस में भी काम कर सकते हैं, आप रेगुलर वॉक करिए, और उससे अच्छा है कि आप डक वॉक करिए। जैसे ही हमारा 8वां मंथ स्टार्ट होता है, पूरा 9वां मंथ आने लगता है, 9वां मंथ स्टार्ट हुआ तो उस समय आप डक वॉक करिए, वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देखा जाए नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में काफ़ी एज फैक्टर भी आ जाता है। जैसे पहले हमारी नानी जो थी, दादी थी, खुद की मेरी जो मम्मी हैं वो उनकी नॉर्मल डिलीवरी होती थी, क्योंकि उनकी शादी जो होती थी बहुत पहले हो जाती थी, हाँ। और वो 15, 16 या 20 के एज में ही उन्होंने कंसीव कर लिया। तो उस समय जो एब्डोमेन के जो मसल्स होते हैं, जो हमारा यूट्रस होता है, वो क्या है, मतलब ईजिली आप नॉर्मल डिलीवरी कर सकती हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि अब हमारी शादी ही लेट हो रही है, आजकल शादी लेट हो रही है। एज किसी की एज 30 है, किसी की एज 32 है, 35 के बाद शादियाँ हो रही हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप ये सोचोगे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं, या कोई भी फीमेल नॉर्मल डिलीवरी चाहती है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, तो वो पूरे 9 महीने एटलीस्ट काम करे। इतना भी हैवी काम ना करे कि फिटस को कोई इफेक्ट हो। आप नॉर्मल काम कर सकते हैं। हाँ, आप बेसिक ऑफिस जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं। योगा से आपकी क्या होगी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, पाल्विक में क्या होगा, स्पेस आएगा, तो वहाँ से आपकी नॉर्मल डिलीवरी। तो कंचन मैम, जैसे मैं भी मैरिड हूँ और मैं भी अब कंसीव करना चाहूँगी या आगे प्रेगनेंसी की तरफ मैं जाना चाहूँगी, तो हम अपने ओव्यूलेशन पीरियड को कैसे, साइकिल को कैसे जान सकते हैं और कैसे उसके थ्रू हम कंसीव करने का सोच सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि हाँ हम ओव्यूलेशन के थ्रू प्लानिंग कर सकते तो ओव्यूलेशन जानने के लिए बहुत सारे तरीके हैं सुहानी। आप अपने फ़ोन में मेंस्ट्रुअल ट्रैकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको पता लग सकता है कि हाँ ओव्यूलेशन की टाइमिंग अब स्टार्ट हो गई है। दूसरा, आपकी बॉडी, जो हमारा बॉडी बेसल टेम्परेचर होता है ना, ओव्यूलेशन के टाइम पे थोड़ा सा बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा कि हाँ जब ओव्यूलेशन होता है तो उस समय हमें हल्की हल्की ठंड लगने लगती है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है ना
वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि हमारे विजाइना से जो म्यूकस निकलता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, वो आपका ओवल्यूशन टाइम होता है। तो आप इन 3 चीज़ों से पता लगा सकते हैं आसानी से। ओवुलेशन स्टार्ट हो चुका है और अब आप बिल्कुल। प्रेगनेंसी के लिए आप तैयार ट्राई हैं, कर अगर सकते आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो डॉक्टर कंचन, जैसे हमारी दादी नानी वगैरह सब साथ में हैं और वो ये बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ये फ्रूट्स तुमको खाने चाहिए, ये ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि हाँ ये फ्रूट्स आप खाएंगे तो प्रेगनेंसी के दौरान ये सही रहते हैं हमारे लिए? तो कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हमको खाने चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर कोई भी फीमेल कंसीव की हुई हैं तो उनको सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन से फ्रूट्स हैं जो उनको नहीं खाना चाहिए। खासकर तो पहला है अनानास। अनानास नहीं खाना चाहिए फ़ीमेल्स को, उससे उनको मिसकैरेज होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो पीचेस हैं आप उनका सेवन नहीं करना चाहिए। आपको पपीता का सेवन नहीं करना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। जो आपने कंसीव किया हुआ है मिसकैरेज होने का खतरा ज़्यादा होता है। पपीता से सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आप पपीता ले रहे हो, कच्चा पपाया जो हरा होता है बिल्कुल, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। जहाँ कॉन्ट्रैक्शन हुआ वहीं पे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, बच्चा क्या हुआ आपका, वो बाहर आ जाना है थ्रू ब्लड। तो हमें पपीता अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ले सकते हैं, जैसे अनार। आप अनार खाइए, आप अनार का जूस भी ले सकते हैं। अगर आपको अनार नहीं खाया जा रहा है तो आप अनार का जूस ले लीजिए, इससे क्या होगा, एक तो आयरन की कमी पूरी होगी। आप संतरा लीजिए, संतरे से क्या होगा कि बेबी का जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप होगा। कहा जाता है संतरा खाइए, अपने खाने में ऐड कीजिए, आपके बेबी का जो हेयर है वो बहुत सिल्की होगा, हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आप ड्राई फ्रूट्स में आप नारियल खा सकते हैं, आप कोकोनट वाटर लीजिए, इससे आपके सारे इलेक्ट्रॉल्स बैलेंस रहेंगे, बीपी की प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपका तो बीपी बैलेंस होगा। काजू पिस्ता और ये सब खाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो क्या ये गर्मी करते हैं, ये खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, इसका क्या है? देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम डॉक्टर्स हर पेशेंट को यही सजेशन देते हैं कि आपकी जो डाइट होगी वो हेल्दी होनी चाहिए। और ड्राई फ्रूट्स गर्म नहीं होते हैं, आप उनको डिप करिए, डिप करके, बिल्कुल आप डिप करिए और डिप कर दीजिए, शोक कर दीजिए, अब सुबह उठ के खाइए, एक नारियल पानी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बेबी डेवलप होगा, अंदर से उसका ब्रेन डेवलप होगा, आपको खून की कमी नहीं होगी, बेबी को कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन की कमी नहीं होगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल उसका इम्यून सिस्टम जो है वो भी इम्प्रूव होगा। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए फ़ीमेल को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए और मतलब क्या क्या करना चाहिए कि हाँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉब्लम ना आए उनको? ब्रेस्ट फीडिंग बहुत टफ़ होता है। लोग कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान है, बेबी अगर ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। माई एक्सपीरियंस भाई, जब बेबी फीड करता था ना तो मतलब निप्पल्स बिल्कुल सोर हो जाते थे, बहुत पेन होता था। तो उसके लिए, और कभी कभी ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि बेबी शक कर रहा है लेकिन मिल्क नहीं आ रहा है, तो इससे भी फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। तो इसके लिए आपको एक तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डिलीवरी हो गई आपकी, एक तो वैसे ही डॉक्टर्स 24 घंटे आपको कुछ नहीं कहते हैं, कुछ खाइए कुछ पीजिए, कुछ नहीं खाना होता है, जो हमारा खुद का एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा सा डाउन रहता है। तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब होता है कि ये बेबी शक कर रहा है, आपको बहुत पेन होगा, मिल्क नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सजेशन लीजिए। आपको मिल्क पाउडर देंगे पीने के लिए, जिससे एटलीस्ट मिल्क बने और बेबी का टमी जो हो वो फुलफिल। तो अब मैं आपको बोलना चाहूँगी कि अब आप न्यू मैरिड कपल या न्यू मदर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगी कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कैसे स्मूथली निकाल सकते हैं और कंसीव करने के क्या क्या वो चीज़ें हैं जो वो अपना सकते हैं जिससे ईजीली सारी प्रेगनेंसी का प्रोसेस उनके लिए ईजी हो जाए? देखिए, तो अगर जितने भी न्यू मैरिड कपल हैं, तो अगर वो कंसीव करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे को समझिए कि हाँ आपकी पार्टनर कंफर्टेबल है कंसीव करने के लिए। अगर कंफर्टेबल है तो आप ट्राई कर सकते हैं। अगर पार्टनर ने कंसीव कर लिया है, ठीक है, तो आप अपने खाने में अच्छी डाइट रखिए, प्रोटीन लीजिए, फाइबर लीजिए, मिनरल्स लीजिए, जूसेस लीजिए, पानी लीजिए, जिससे आपका बेबी हेल्दी हो। और मैं हर कपल्स को यही सजेशन दूंगी कि अगर आपकी वाइफ ने कंसीव किया है तो फिज़िकली और इमोशनली उनको ज़रूर सपोर्ट दीजिए, बिल्कुल, क्योंकि मैंने खुद देखा है कई लोग बोलते हैं कि अब तुम्हारा वेट बढ़ रहा है,
तो जाहिर सी बात है अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है। उस नन्ही सी जान को पालने के लिए बहुत कुछ चीज़ें खानी होती हैं। बेबी का वेट भी ग्रो करना होता है और बेबी के वजह से फ़ीमेल का भी वेट थोड़ा सा बढ़ने लगता है। तो देखा गया है बहुत सारे हस्बैंड कमेंट्स कहते हैं कि तुम पहले जैसी नहीं हो, पहले जैसी नहीं दिख रही हो, बॉडी शेविंग करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना आपको एटलीस्ट फिजिकली मेंटली उसको सपोर्ट दीजिए। बॉडी तो दोबारा से वैसे हो सकती है। फीमेल को कैसे अपनाना चाहिए अपनी बॉडी को? बी पॉजिटिव अबाउट योर बॉडी। ठीक है, कुछ चेंजेस हैं जो आप अपनी लाइफ में लेके आए हैं, आप दोनों कपल की इच्छा से लेके आए हैं आप अपनी लाइफ में चेंजेस। तो कई बार फीमेल्स ना डिप्रेस हो जाती हैं कि अरे मेरी बॉडी में ऐसे चेंजेस आने लग गए, मैं मोटी हो गई हूँ, मैं ऐसी हो गई हूँ। कई हस्बैंड्स भी बोल देते हैं, बट ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको खुद अपनी बॉडी को लेके पॉजिटिव रहना चाहिए कि ठीक है, ये चेंज है जो मैंने एक्सेप्ट किया है और यही चेंजेस के साथ मुझे अब लाइफ टाइम रहना है। और आपके पास एक नन्ही सी जान आई है, उससे प्यार। बिल्कुल, देखिए बॉडी है वो दोबारा से अपनी शेप में आ सकती है। बिल्कुल। तो बेबी हुआ है उससे खुश रहिए, ठीक है। अपने आप को एक्सेप्ट करिए कि हाँ आपका वेट गेन हुआ है। दोबारा से आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद दोबारा से आप वापस से एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, तो दोबारा से आपकी बॉडी जहाँ पहले थी उसी शेप में आ जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप अपने बॉडी को लेके डिप्रेस में रहिए। आपके पास एक नन्ही सी जान आई है, उसको देख के खुश होइए। और थैंक यू सो मच मैम आज के लिए हमारे इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये काफ़ी नॉलेजेबल पॉडकास्ट था। आई होप कि आप नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगी और हम एक अच्छा सा पॉडकास्ट करेंगे आपके थ्रू। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सुहानी।